इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी समतापीय प्रक्रम में किया गया कार्य। तो समतापीय प्रक्रम आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है। इफ द चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस या सिस्टम takes place in such a way that its temperature remains constant throughout the process, then this process is called isothermal process। यानी ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें उस प्रक्रम के दौरान निकाय का जो तापमान हो, टेम्परेचर T, वो कांस्टेंट बना रहे, तो ऐसे प्रक्रम को हम लोग आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम कहते हैं। तो ऐसे प्रक्रम के लिए टेम्परेचर T कांस्टेंट होगा और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। अब क्या है कि आप जानते हैं इसका पीवी डायग्राम, गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू आर टी होता है एक मोल गैस के लिए। अब आर गैस कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, ये भी कांस्टेंट आइसोथर्मल के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो इसे ऐसे रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अगर कोई क्वांटिटी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x हो तो ऐसे क्वांटिटी का ग्राफ इस प्रकार से बनता है, आप लोग जानते हैं पहले ही से। तो यहाँ पे ये आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी डायग्राम बनाया गया है, क्योंकि यहीं से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। वर्क डन आप लोग जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, अभी आगे आएगा, पहले क्रम से देखिए। तो मान लेते हैं कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ परफेक्ट गैस, आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन के तहत 1 मोल आइडियल गैस को एक्सपैंड कराया जा रहा है। तो मान लीजिए इनिशियल स्टेट जो सिस्टम का था वो ए था। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में वो जो गैस था यानी जो सिस्टम है उसका प्रेशर था P1 और उसका वॉल्यूम क्या था? V1 था। फिर उसके बाद वो सिस्टम, वो गैस एक्सपैंड होता है, फैलता है। तो मान लीजिए फिर उसके बाद वो सिस्टम बी पॉइंट पे, बी स्टेट पे जाता है, यानी जब वो गैस एक्सपैंड किया तो प्रेशर P1 से कम होके कितना हो गया? P2, और वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया? V2। समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, जब सिस्टम ए स्टेट पे था, ए स्टेट पे, तो उस समय जो प्रेशर था वो P1 था और जो वॉल्यूम था वो V1। चूंकि कोऑर्डिनेट में पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो मैं V1, P1 लिख दे रहा हूं। और जब वो सिस्टम एक्सपेंड होके B पर पहुंचा तो उसका जो वॉल्यूम है वो V2 हो गया और प्रेशर क्या हो गया? P2। अब आप ग्राफ पे साफ देख रहे हैं कि P1 यहां पे है और P2 यहां पे, यानी P1 बड़ा है P2 से। और इसी प्रकार यहां पे V1 है और ये V2 है, यानी V1 बड़ा है V2 से। यानी A से B तक जाने के दौरान प्रेशर P1 से घट के कितना हो गया? P2, और वॉल्यूम V1 से बढ़ के कितना हो गया? V2 हो गया। अब इस प्रक्रिया में हमें कार्य निकालना है, वर्क डन निकालना है। ठीक है। और ये यहां पे ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि P1 क्या है? इनिशियल प्रेशर, P2 क्या है? फाइनल प्रेशर, V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है और V2 जो है फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है। अब यहां पे मान लेते हैं, देखिए इस स्ट्रिप में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस ग्राफ के दौरान T यानी टेम्परेचर तो कांस्टेंट है पूरे प्रक्रिया के दौरान, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर P1 से P2 वेरी हो रहा है और वॉल्यूम V1 से V2 वेरी हो रहा है। तो ऐसे में जब यहां पे हम लोग डायरेक्ट पूरे प्रोसेस के लिए वर्क नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर में जो वेरिएशन है वो नॉन लीनियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा स्ट्रिप काट लेते हैं। ये जो स्ट्रिप लिया जाता है, क्योंकि आप लोगों को बताया गया है कि जो पीवी डायग्राम में जो वर्क डन होता है वो डायग्राम और एक्स एक्सिस तक का पूरा जो एरिया होता है वही वर्क डन होता है। यानी बाई ग्राफिकल अगर ए से बी ग्राफ का लेके पूरा यहाँ एक्स एक्सिस तक का हम लोग अगर एरिया निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग इस पूरे प्रोसेस का वर्क डन निकाल लेंगे। अब आप साफ देख पा रहे होंगे कि एरिया आप इतने आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये ए से बी तक का जो कर्व है वो नॉन लीनियर है, कोई शेप नहीं बन रहा है। जैसे ट्रायंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर अगर कोई शेप बन जाता तो सीधे हम लोग उसका एरिया निकाल लेते और वर्क डन निकल जाता, पर यहाँ पे ये इस प्रकार से नहीं बन पा रहा है। तो हम लोग इसमें वही टेक्निक लगाएंगे यहाँ पे नॉन लीनियर ग्राफ बनने के कारण, कि हम लोग पहले काम करते हैं छोटा सा ए से बी के दौरान जो प्रोसेस है, एक छोटा सा एक हम लोग स्ट्रिप कट कर लेते हैं और यहां से यहां तक हम स्ट्रिप इस प्रकार से काटेंगे कि उस दौरान प्रेशर उसका P पे कांस्टेंट बना है।
यानी ये स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप जिसकी मोटाई जो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वेरिएशन डीवी है, आपको ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप दिखाई दे रहा होगा लगभग। तो ये जो स्ट्रिप है वो केवल और केवल यहाँ मान लीजिए, ये मैं यहाँ इसको नाम दे रहा हूं ए डैश और इसको नाम दे रहा हूं यहाँ पे बी डैश। तो ए डैश से बी डैश के दौरान प्रेशर पी है और वॉल्यूम में कितना चेंज है डीवी। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ए डैश से बी डैश तक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो डी डब्ल्यू होगा वो पी इंटू डीवी होगा। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया भी गया है, ठीक है। केवल ए डैश से बी डैश के दौरान इतना, ये जो स्ट्रिप इतने वेरिएशन में चेंज इन वॉल्यूम इतना है, तो वर्क डन यानी छोटा सा वर्क डन ए से बी डैश के दौरान वो हो जाएगा पी इंटू डीवी। अब हमें पूरे ए से बी तक के लिए वर्क डन निकालना है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, पूरा ए से बी तक के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, वो पूरा आ जाएगा। अभी पूरा आगे है क्रम से, पहले आप इसको समझते चलिए। तो देखिए वही यहां पे बोला गया है, सपोज ए स्मॉल इंक्रीज इन डीवी इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट प्रेशर पी, देन द वर्क डन बाय द गैस इज डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डीवी। और बाय ग्राफ इसको आप लोग देखेंगे तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप, जितना ये शेड किया गया है उसका एरिया। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि ग्राफ से भी क्या वर्क निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसका एरिया निकालिए, देखिए इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, तो ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। इस रेक्टेंगल का यहाँ पे मोटाई डीवी है और इसकी यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, वाई एक्सिस पे पी है, तो एरिया क्या होगा, पी इंटू डीवी होगा। इतने शेडेड पार्ट का इस रेक्टेंगल का एरिया, यानी इतना का केवल वर्क डन डीवी इतना है, पर हमें तो पूरे का निकालना है। तो देखिए उसके लिए क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसलिए टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक के लिए। देखिए यहां पे जो वेरिएशन डीवी, केवल ये डीवी चेंज के लिए ये वर्क डी डब्ल्यू है, पर ए से बी तक के लिए वर्क निकालना है, तो वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, V1 से V2 तक हो रहा है। तो हमारा जो लिमिट जाएगा वो वॉल्यूम पे जाएगा, तो ये लिमिट V1 से V2 P इंटू डीवी। और अब ये टोटल वर्क हो गया, यानी एरिया अंडर कर्व ए बी। यानी अब यहां पे जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरे कर्व के अंडर ये एरिया हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ ना कि देखिए यहां पे ये डीवी मोटाई का स्ट्रिप है, अब इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ इसके इस पार्ट को हम लोग बढ़ा के V1 तक ले गए लोअर लिमिट, और ये वाला जो भाग था इसको हम लोग अपर लिमिट बढ़ा के V2 तक ले गए। तो जब आप इस स्ट्रिप को इस प्रकार से फैलाएंगे V1 से V2 तक, तो ये कर्व पूरा ए से बी तक का कवर हो जाएगा ना। तो वही तो हमें चाहिए, इसमें ग्राफ से पूरा एरिया चाहिए ए बी के अंडर, और बाय फार्मूला हम लोग इसको मैथमेटिकली इंटीग्रेट करेंगे ये लिमिट लगा के, ठीक है। अब यहां पे चूंकि मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट केवल स्ट्रिप तक के लिए था, ए से बी तक के लिए जब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर P1 से P2 वेरी कर रहा है। तो यहां पे इंटीग्रेशन में ये जो P है हम लोगों को इसको हटाना पड़ेगा, या यूं कहिए P को हमें वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो V पे है, वॉल्यूम पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू RT लगाएंगे, यहां से P इक्वल टू RT बाई V होगा। इससे क्या होगा, हम इस P के मान को जब यहां पे रखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन वॉल्यूम केवल वेरिएबल में आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे दो वेरिएबल हो जा रहे हैं, प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। तो डबल वेरिएबल का यहाँ इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम लोग प्रेशर को जैसे ही हम लोग यहाँ पे RT बटे V में रिप्लेस करेंगे, तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया इक्वेशन नंबर 1 में, देखिए अब यहाँ पे ये R भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में बचा, और वो बचा वॉल्यूम V। तो अब हम इसको बड़े आसानी से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लीजिए दोनों को, ये हो गया dv बटे v, और आप लोग जानते हैं dx बाई एक्स हो और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो, तो dx बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यानी यहाँ के केस में हो जाएगा log v बेस e रहेगा, और लोअर लिमिट V1 अपर लिमिट V2। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये W इक्वल टू RT log V2 माइनस V1 log में, और बेस अभी भी उसका जो है वो E एक्सपोनेंशियल रहेगा। यहाँ पे log A माइनस log B का फॉर्मूला लगा दीजिए, log A बाई B, तो यहाँ पे वर्क डन W इक्वल टू RT log बेस एक्सपोनेंशियल E V2 बाई V1, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब हम लोग इसके बेस को, log के बेस को अगर 10 में रिप्लेस करना चाहें तो एक्सपोनेंशियल को बेस 10 में अगर आप रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लीकेशन करना होता है, ये आप जानते होंगे पहले ही से।
तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया W इक्वल टू 2.303 RT log बेस 10 V2/V1। अब हम एक फॉर्मूला प्रेशर P1 और P2 में निकालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर P1 और P2 भी तो वेरिएबल है, उसमें भी तो पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसके लिए हम लोग बॉयल्स लॉ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ तभी लगाया जाता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। बॉयल लॉ क्या होता है? P1 P2 इक्वल टू P2 P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां से V2/V1 का वैल्यू आ जाएगा P1/P2। ठीक है ना? ये दोनों स्टेट, इनिशियल स्टेट ए और फाइनल स्टेट बी जो था उसके लिए है। ए पे वॉल्यूम प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। बी स्टेट के लिए प्रेशर P2, वॉल्यूम V2। आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो यही बॉयल लॉ लगाया गया है इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां से ये V2/V1 का मान इक्वेशन 2 में ले जाके पुट कर दीजिए, तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया प्रेशर P1 और P2 में। ध्यान रहे, जब वॉल्यूम रहेगा तो ऊपर V2 और यहाँ पे V1 रहेगा, लेकिन जब प्रेशर में रिप्लेस करेंगे तो ये P1/P2 हो जाएगा। समझ में आया? इनिशियल प्रेशर बटे फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम में फाइनल वॉल्यूम बटे इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है? इसी प्रकार अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल के बेस पर लिखना चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, 2.303 को एक फॉर्मूला ये हो गया। अब फाइनल ये दोनों फॉर्मूले को, अच्छा एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, अगर लॉग में बेस ई रहता है ना तो उसको ln लिखा जाता है, फिर वहां पे बेस नहीं लगाना पड़ता है। ध्यान रहे, जब लॉग का बेस एक्सपोनेंशियल ई रहेगा तभी इसको आप ln लिख सकते हैं, ln। अगर यहां पे बेस लॉग का 10 है तब आप इसको ln नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? ln लिखा है मतलब ऑटोमेटिक उसका बेस क्या है? वो e है, इसीलिए मैं इसको एक बार ln के भी टर्म्स में लिख दिया, ln P1/P2 या RT ln V2/V1। तो ये था वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। समझ में आया? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये जो टॉपिक है जो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया है, ये आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आप सिलेबस जान रहे हैं, आप लोग का जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो थर्मल फिजिक्स पार्ट ए में आता है और पार्ट ए थर्मल फिजिक्स के 4 यूनिट हैं जो कि ऑलरेडी चल रहा है। इसके लेक्चर आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वहां देख सकते हैं, वहां सेमेस्टर और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे इसका प्लेलिस्ट आपको मिलेगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1, इसी प्रकार मतलब थर्मल फिजिक्स का 1 2 3 4 ऐसे। और अभी ये जो मैं ये पार्ट बी अगर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जाएंगे तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 5 6 7 8 के नाम से मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ रहे थे वो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये मेंशन है वर्क डन इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग आइसोबारिक और आइसोकोरिक का ऑलरेडी कर चुके हैं, आइसोथर्मल। अब नेक्स्ट लेक्चर में एडियाबैटिक का भी कर लेंगे, ये पार्ट कवर हो जाएगा बहुत ही जल्दी। अब हम लोग इस यूनिट को खत्म करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।